हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 1 है 12th क्लास के लिए। हम आए हुए थे दो ध्रुवीय विषव का आरंभ। इससे पहले हमने पढ़ा था शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध है एक वैचारिक युद्ध जो बगैर हथियारों का युद्ध था। इसके कारण ये कब शुरू हुआ? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? इसमें मुख्य रूप से दो देश थे, जो एक था सोवियत संघ रूस और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य में अमेरिका इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस युद्ध को एक वैचारिक युद्ध का रूप दे दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सी विचारधारा से जुड़ा हुआ था? वो पूंजीवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। और सोवियत संघ जो रूस है वो समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीय विषव का आरंभ। दोनों महाशक्तियाँ विषव के विभिन्न जो हिस्से हैं उसमें अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ी रहे और दूसरा महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों की अपनी पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया में दो खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि नाटो की स्थापना हुई, जिसे 12 देश शामिल थे। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की थी कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देशों के ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार से पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों को यूरोप के मुकाबला करना। शीत युद्ध के दौरान यूरोप दो प्रतिद्वंदी गठबंधनों में बंट गया था। मानचित्र में इस तथ्य को दिखाया गया है। ये जो रेड कलर है ये सोवियत संघ के प्रभाव का रूस था, ये यूरोप था। और ये जो येलो कलर का है ये किसके प्रभाव का था? ये अमेरिका के प्रभाव का। इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया कि महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का जो इंटरफेयर है ये इसका उदाहरण है। इसमें उदाहरण सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इसी क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन सीटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो, केंद्रीय सेंट्रल जो है ये ट्रेटी है ऑर्गेनाइजेशन है, इसको केंद्रीय संधि संगठन का नाम दिया गया।
इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बंट जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चुंगल से मुक्त हुए नवस्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं से अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठे। गठबंधन में भेद पैदा हुए, बड़ी जल्दी इसमें दरार पड़ी। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। सन 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम थे। नंबर 1 है महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज। नंबर 6 है भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। गय है सैनिक ठिकाने, यहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। और गय है आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। इन दोनों में ये अपने आप को बढ़िया बता रहे थे कि समाजवाद बढ़िया है, एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका ये कह रहा था कि लोकतंत्र बढ़िया है, पूंजीवाद बढ़िया है। विश्व के मानचित्र पर शीत युद्ध के प्रमुख घटना स्थलों को चिन्हित करें। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया अभी तक क्यों विभाजित है, जबकि शीत युद्ध के दौर के बाकी विभाजन मिट गए हैं? क्या कोरिया के लोग चाहते हैं कि विभाजन बना रहे? शीत युद्ध के दायरे, कोल्ड वॉर के क्या दायरे, क्या एरेना है? शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की, वह इनमें से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्तियाँ कोरिया 1950-53 में, बर्लिन 1958-62, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहाँ विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए, इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। वह मनुष्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब लोगों को दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक संवाद जारी नहीं कर पाया। इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। शीत युद्ध का घटनाक्रम, क्या क्या घटनाएं हुई? 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत था। 1947 से 52 तक मार्शल प्लान, ये मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। कई बार क्वेश्चन आता है ये कि मार्शल प्लान क्या है, व्हाट इज मार्शल प्लान?
पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। कब शुरुआत हुई? 1947 से 52 तक। 1948-49 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी इसमें थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। 1950-53 में कोरियाई युद्ध। 1954 में वियतनाम के हाथों दायन बियन फो के फ्रांस की हार। जनेवा समझौता पर हस्ताक्षर। 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन। सीटों का गठन। ये क्वेश्चन कई बार आता है, सीटों का गठन कब हुआ था? इसमें एक है सेंटो और एक है सीटो। तो सीटों का गठन हुआ था 1954 के अंदर। 1954-75 वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। वियतनाम में अमेरिका ने हस्तक्षेप कब किया था? 1954 से 75 के बीच में। 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाने लगा। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया था? 1956 के अंदर। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। इसमें पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को ये दो राष्ट्र बन गए, इनके बीच में एक दीवार बनाई गई। तो ये कब खड़ी की गई? 1961 में, 1961 में। गिराई कब गई थी? 1989 में। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट। तो मिसाइल संकट कब हुआ? 1951। 1965 डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की चीन की यात्रा की। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का दौरा कब किया? 1972 में। 1978 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1978-89 में कंबोडिया में वियतनाम का। 1979-89 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1985 में गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। गोर्बाचोव कब बने थे? 1985 में। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी। पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन। 1990 में जर्मनी का एकीकरण।